स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग वर्ल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। ऐसे में इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम 4 और 5 वीडियोस में इसको कवर करेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाए और बिल्कुल एडवांस लेवल तक इस टॉपिक को कवर किया जाए। तो ऐसे में क्योंकि प्रोटीन्स जो है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम है, हमारे लिविंग सिस्टम में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोई है तो प्रोटीन है। इसको समझने के लिए हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किसी भी सेलुलर कंटेंट का 50% ऑफ ड्राई वेट जो है वो प्रोटीन का रहता है। इट मीन्स कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेलुलर कंटेंट को ड्राई किया जाए, उसमें से वाटर एंड वेट मटेरियल को रिमूव किया जाए, अगर हम देखेंगे उसमें तो उसमें 50% जो रहेगा वो कंट्रीब्यूशन प्रोटीन का रहेगा। अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई मैक्रो मॉलिक्यूल किसी की बॉडी का 50% पार्ट होगा तो हम इस बात को इजीली समझ पाएंगे, कि समझ सकते हैं कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट फंक्शनल रोल प्ले करेगा। तो ऐसे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम जीरो से लेकर के इस वीडियो में एडवांस लेवल तक हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो इनिशियली जीएस मोडलर एक डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था 1839 में डिफाइन किया था उन्होंने। तो आज हमें पता है कि ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो अमीनो एसिड से मिलके बना है, यानी कि अमीनो एसिड के जुड़ने से डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में जोड़ के पूरा प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो इसलिए इसको हम अमीनो एसिड का पॉलीमर भी बोल सकते हैं। अमीनो एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अमीनो एसिड्स हैं, इसलिए हमें इनिशियली अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड में। इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है जो कि हर अमीनो एसिड में सेम रहेगा। एक NH2 ग्रुप रहता है जो हर अमीनो एसिड में सेम रहेगा। यहाँ पे एक कायरल कार्बन रहता है जिसको यहाँ पे स्टार से डिफाइन किया हुआ है, वो भी हर अमीनो एसिड में सेम रहेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, वो भी हर अमीनो एसिड में सेम ही रहेगा। कहीं पे वेरिएशंस आती हैं तो वो आती है R ग्रुप में। डिफरेंट अमीनो एसिड्स में R ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उसके बेसिस पे डिफरेंट अमीनो एसिड हमारे पास आते हैं। जैसे कि हम यहाँ इस टेबल में देख पा रहे हैं कि अमीनो एसिड को जनरली हम कई कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी होती है नॉन पोलर अमीनो एसिड, सेकंड कैटेगरी होती है पोलर अमीनो एसिड्स, थर्ड कैटेगरी होती है पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड और अगली कैटेगरी होती है नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। अगर हम इसके फर्स्ट टेबल में देखें जहाँ पे नॉन पोलर अमीनो एसिड लिखा हुआ है, वहाँ पे ग्लाइसिन में R ग्रुप है जो वो H रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे R की जगह पे हम H लगा दें तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम ग्लाइसिन बोलेंगे। सिमिलरली अगर R की जगह पे CH3 लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एलेनिन बोलेंगे। इसी तरीके से अगर R की जगह पे हम CH3 लगा देते हैं तो हमारे पास वेलाइन सामने आएगा। सो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के साथ डिफरेंट अमीनो एसिड्स हमारे पास आएंगे और इन सब की स्ट्रक्चर यहाँ पे दी गई है। अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें कोई पोलरिटी नहीं रहती है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे पोल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता है। सिमिलर कंडीशंस हर किसी नॉन पोलर अमीनो एसिड के लिए एप्लीकेबल रहती है। बट अगर हम पोलर अमीनो एसिड की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे अगर R सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे सीरीन में CH2OH है, यानी कि क्योंकि हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन पे यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स क्रिएट होंगे। इसी के कारण इसको
पोलर अमीनो एसिड की कैटेगरी में डाला गया है। सिमिलर कंडीशन बाकियों के साथ भी अप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पे भी OH ग्रुप है, यहाँ पे भी पोल्स क्रिएट होंगे, यहाँ पे भी OH ग्रुप है, यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज पोल्स क्रिएट होंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इस अमीनो एसिड में कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है। इस कारण ये पूरा ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है और ये इसकी टेंडेंसी रहेगी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ci2 से पुल करे, तो ऐसे में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। इवेंचुअली ये भी एक पोलर अमीनो एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो अगर हम पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड की बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड में हम देख पा रहे हैं कि R ग्रुप इस कंडीशन में लाइसिन में CH2 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 NH3 पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पे NH3 पॉजिटिव आ गया है, इसलिए लाइसिन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। सिमिलरली यहाँ पे भी NH2 पॉजिटिव आ गया है और यहाँ पे भी NH पॉजिटिव आ गया। इसी कारण बस इन तीनों अमीनो एसिड्स को पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कैटेगरी में रखा गया है। तो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड में यहाँ पे देखेंगे कि जो R ग्रुप है COO नेगेटिव है यहाँ पे R ग्रुप में, तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आया, इसलिए इन दोनों अमीनो एसिड को अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड को नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखा गया है। ये कैटेगराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड बिल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका रोल हमारे सामने तब आएगा जब हम एडवांस लेवल पे प्रोटीन के फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि प्रोटीन कैसे वर्क करता है, क्योंकि प्रोटीन के डिफरेंट काम रहते हैं। वो इंजाइमेटिक कैटालिटिक एक्टिविटी करता है, वो हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हमारे बॉडी के फंक्शंस का हिस्सा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रोल हैं जो प्रोटीन हमें प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में डिफरेंट अमीनो एसिड को वहाँ पे यूनिक रोल सामने आता है। पर फिलहाल हमें थोड़ा देख लेना है कि ये अमीनो एसिड कौन सी कैटेगरी में आता है, थोड़ा हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ट्रिपल एंड सिंगल लेटर नोटेशन टू दी अमीनो एसिड, क्योंकि हम अपने टेक्स्ट बुक पे, हमारे रिसर्च आर्टिकल पे या फिर कहीं भी अगर हमें अमीनो एसिड को लिखना हो तो हमें लिखने के 3 ढंग होते हैं। पहला ढंग ये है कि उस अमीनो एसिड का पूरा नाम लिख दिया जाए, एलेनिन जैसे कि, और दूसरा उसमें ट्रिपल लेटर कोड है जिसमें हम एलेनिन को AL लेकर के लिख सकते हैं, और यहाँ पे सिंगल लेटर कोड भी है जहाँ पे हमें एलेनिन को लिखने के लिए सिर्फ A ही लिखना पड़ेगा। ये सिंगल और ट्रिपल लेटर कोड्स हम किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कई बार लिखना पड़ता है, बार लिखना पड़ता है। उस टाइम पे हमें पूरा अमीनो एसिड का नाम लिख देना थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लगता। उस टाइम पे एक अल्टरनेट है कि उसकी जगह पे हम उसके कोड को यूज करें, ट्रिपल लेटर कोड को यूज करें, सिंगल लेटर कोड को यूज करें। हर किसी अमीनो एसिड के लिए अपने सिंगल लेटर एंड अपने ट्रिपल लेटर एंड अपने सिंगल लेटर कोड से हमें थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ट्रिपल लेटर एंड कौन सा सिंगल लेटर कोड है, किस अमीनो एसिड को डिफाइन करता है। हाँ, क्योंकि बेसिक टेक्स्ट बुक में सिंगल लेटर कोड, ट्रिपल लेटर कोड इतना ज़्यादा यूज में नहीं आते हैं, बट एडवांस लेवल पे जब आप प्रोटीन पे वाकई में कुछ रिसर्च ओरिएंटेड वर्क कर रहे होते हो तो उस कंडीशन में हमें ट्रिपल लेटर और सिंगल लेटर कोड का एक्सटेंसिव यूज करना पड़ता है। जैसे कि आजकल साइंटिस्ट लगे हुए हैं कोरोना के प्रोटीन्स को डिफाइन करने में, कोरोना के प्रोटीन को डिस्कवर करने में, तो वो सिंगल लेटर एंड ट्रिपल लेटर कोड का काफ़ी यूज वहाँ पे करते हैं इन अमीनो एसिड को लिखने के लिए, लोगों के सामने लिख के दिखाने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि अमीनो एसिड से मिल के प्रोटीन बनते हैं, तो अमीनो एसिड कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होकर प्रोटीन फॉर्म करते हैं उसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड की। यहाँ पे R वेरिएबल ग्रुप है, बाकी COH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, H ग्रुप है एंड कायरल कार्बन है। एक और अमीनो एसिड यहाँ पे है जिसमें NH2 ग्रुप है, C कायरल कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे COH है। यहाँ पे ये OH और H रिमूव होंगे इन दी फॉर्म ऑफ वाटर, और जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ये वाला बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 अमीनो एसिड जुड़ के एक
पेप्टाइड बना है उसको हम डाई पेप्टाइड बोलेंगे। इसी तरह से डाई पेप्टाइड आगे किसी और अमीनो एसिड के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि किसी और अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप होगा, यहाँ पे COH ग्रुप फ्री है और यहाँ पे NH2 ग्रुप भी फ्री है। किसी भी एंड से वो किसी और अमीनो एसिड के साथ अटैच हो सकता है, ट्राई पेप्टाइड बन सकता है, पेंटा पेप्टाइड बन सकता है, हेक्सा पेप्टाइड बन सकता है, एंड इवेंचुअली अगर बहुत सारे अमीनो एसिड अटैच हों तो पॉलीपेप्टाइड भी बन सकता है। तो इस तरह से पेप्टाइड अमीनो एसिड के जुड़ने से पेप्टाइड बनता है, जो पेप्टाइड आगे है प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये अमीनो एसिड का पॉलीमर है पेप्टाइड, और पेप्टाइड आगे प्रोटीन की फॉर्म में डिफाइन होता है। एक पॉलीपेप्टाइड को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। पॉलीपेप्टाइड को यहाँ पे 3 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स हैं, जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल हैं वो अटैच हुए हैं। पहला ग्लाइसिन मॉलिक्यूल दूसरे ग्लाइसिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ और ये बॉन्ड बना। दूसरा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हुआ तो तीसरा बॉन्ड बना। तो अल्टीमेटली ये एक ट्राइपेप्टाइड हमारे पास सामने आया है, क्योंकि हमें पता है ग्लाइसिन में जो R ग्रुप रहते हैं वो हाइड्रोजन्स होते हैं। जो R ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं वो ये हाइड्रोजन्स हैं जो डिफाइन कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये जो चीज है इसको हम बोलेंगे बैकबोन, और जो ये है इसको हम बोलेंगे साइड चेन। साइड चेन में वही चीजें, वही रेजिड्यूज आते हैं, साइड चेन में वही मॉलिक्यूल्स आते हैं जो R ग्रुप से स्ट्रक्चर में आते हैं। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए एक और स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे रख दी है, जिसमें कि ये अमीनो एसिड, इसमें वेलाइन, एलेनिन, ग्लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, 4 अमीनो एसिड अटैच हुए हैं और एक टेट्रापेप्टाइड हमारे पास आया है। टेट्रापेप्टाइड में जहां जहां पे रिंग बनी हुई है, जहां जहां पे ये रिंग बनी हुई है, ये साइड चेन्स है, इसको हम प्रोटीन की साइड चेन बोलेंगे। और जो बाकी हमारे पास चीज बच गई NH2C, C डबल बॉन्ड O, NHC और ये सारा, इसको हम बोलेंगे बैकबोन। हमें क्लियरली आइडिया होना चाहिए कि कौन सी प्रोटीन की साइड चेन है, कौन सी प्रोटीन की बैकबोन है, इन दोनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। क्योंकि साइड चेन और बैकबोन का अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम आने वाली स्लाइड्स में समझने जा रहे हैं। पर फिलहाल इस टर्म का हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन की साइड चेन कौन सी है, प्रोटीन की बैकबोन कौन सी है, बैकबोन कहाँ से आती है, साइड चेन कहाँ से आती है। साइड चेन कुछ नहीं है बट वो वेरिएबल ग्रुप्स हैं जो जब पेप्टाइड प्रोटीन या पेप्टाइड बनता है उस कंडीशन में साइड चेन की फॉर्म में हमारे पास आते हैं। बाकी जो पोर्शन बच गया जो वेरिएबल नहीं है वो बैकबोन को कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ से इतना आपको आइडिया लग गया होगा। आगे हम अगर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड्स में सीख लिया है कि एक अमीनो एसिड जुड़ के, 2 अमीनो एसिड के साथ जुड़ के ट्राइपेप्टाइड बनता है, आगे जुड़ के टेट्रापेप्टाइड बनता है, आगे जुड़ के पेंटापेप्टाइड बनता है, आगे इवेंचुअली बहुत सारे अमीनो एसिड के साथ जुड़ के पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो वो पॉलीपेप्टाइड जो हमारे पास आया वो आगे हमारी प्रोटीन की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। इस कंडीशन में जो हमारी प्रोटीन है, एक प्रोटीन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। किसी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है, वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखने जा रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वो एक सीक्वेंस है जिसमें हमारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, 3 ग्लाइसिन अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं। ये यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो गई है, ग्लाइसिन 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 एक प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वेलाइन, एलेनिन, ग्लाइसिन और फिनाइल एलेनिन आपस में जुड़े हैं। तो ऐसे में जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या है, फर्स्ट प्लेस पे वेलाइन है, सेकंड प्लेस पे एलेनिन है, थर्ड प्लेस पे ग्लाइसिन है, फोर्थ प्लेस पे एलेनिन है। ये सीक्वेंस ही हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में जुड़े हैं उसको डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर की हायरार्की है उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं।
इस चीज को समझने के लिए इस डायग्राम से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ नहीं है, एलेनिन, ये सारे सिंगल लेटर वर्ड्स में अमीनो एसिड को दिखाया गया है। और ये आप देखेंगे पहले नंबर पे ए है, दूसरे नंबर पे जी है, तीसरे नंबर पे आर है। सो ये सीक्वेंस है अमीनो एसिड की। इसी सीक्वेंस को हम प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड है जिसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, ग्लाइसिन 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 है। यहाँ पे टेट्रापेप्टाइड है जिसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेलाइन, एलेनिन, ग्लाइसिन एंड फिनाइल एलेनिन है। इसी तरह से यहाँ एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें अलग सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के कारण हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर आती है, इसलिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है वो कोवैलेंट बॉन्ड करता है। क्योंकि यहाँ पे जो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना है उसी के कारण हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर आई है, उसी के कारण हमारे पास अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस आई है पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में। यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट हायरार्की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्रू आउट दी प्रोटीन जब भी प्रोटीन के हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जब भी प्रोटीन की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, जब भी प्रोटीन की हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, उस कंडीशन में हमारी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका रोल बहुत ही ज्यादा रहेगा। किसी भी बीमारी में जैसे कि कैंसर हो गया या फिर कोई और डायबिटीज हो गया, उस कंडीशन में यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है जिसके खराब होने के कारण ये बीमारियां हमारे पास ज्यादातर टाइम सामने आती हैं। इसको जो अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए 3 तरह की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हमारे पास बेसिकली आती हैं। उसमें जो पहली फॉर्म है उसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, दूसरी फॉर्म है उसको हम बीटा शीट्स बोलते हैं, और इस अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स के अलावा जो तीसरी चीज है उसको हम लूप्स एंड टर्न्स भी बोलते हैं। जो मेजर पार्ट प्रोटीन का मिलेगा, किसी भी प्रोटीन का जो मेजर पार्ट मिलेगा वो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स की फॉर्म में मिलेगा, और समटाइम्स आपको लूप्स एंड टर्न्स देखने को मिलेंगी हर प्रोटीन में लगभग, पर मेजर कंट्रीब्यूशन इसका होगा। अगर हम किसी प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन को बॉल एंड स्टिक मॉडल में दिखाएं तो प्रोटीन हमें इस तरह से दिखेगा, जो ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो इस तरह से दिखेगा। लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसमें हम बैकबोन को रिबन्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। जो हमने पहले बैकबोन और साइड चेन्स को अलग अलग से दिखाया था पिछली स्लाइड्स में, उसी बैकबोन को हम रिबन्स की फॉर्म में अगर डिफाइन करें तो ये रिबन्स जो होंगी ये बैकबोन को डिफाइन करेंगी, ये रिबन्स या फिर ये रिबन्स। बाकी जो यहाँ पे चीजें बच गई हैं, जो ये साइड में बच गई हैं, इस चीज से हम साइड चेन को अलग से दिखा सकते हैं। पर बेटर क्लियरिटी मैं साइड चेन्स को भी अगर रिमूव करके ओनली बैकबोन को आपको दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगी। बैकबोन में आपको 2 चीजें दिख रही होंगी, उसमें एक चीज है जो ये लूप, ये रीजन है, जो ये हेलिक्स टाइप रीजन हमें दिख रहा है, इसी को हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। ये बैकबोन की अरेंजमेंट है जो सर्कुलर टाइप हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। ये एक अल्फा हेलिक्स है, ये एक अल्फा हेलिक्स है, ये एक अल्फा हेलिक्स है। दूसरा जो बीटा शीट्स है, कुछ हिस्सा प्रोटीन की साइड चेन का और प्रोटीन के बैकबोन का बीटा शीट्स की फॉर्म में भी आपको रिप्रेजेंट होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये। ये जो मेजर चीजें हैं, ये जो बैकबोन के कारण हमारे पास आई हैं, अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट्स हैं, इनको हम आगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। कुछ नहीं है, एक पेप्टाइड चेन है जो अमीनो एसिड से जुड़ने से बनी है, उसमें आके एक पर्टिकुलर तरह की फोल्डिंग्स आ गई हैं। 2 तरह की फोल्डिंग्स बेसिकली आती हैं, एक को हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, एक को हम बीटा शीट्स बोलते हैं। ये लूप्स एंड टर्न्स हम आगे वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे। ये जो प्रोटीन है, ये एक अभी लेटेस्ट साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया
किया है। ये अभी कोरोना वायरस जो लेटेस्ट चला हुआ है उसका एक प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन को मैंने पीडीबी से लिया है, प्रोटीन डाटा बैंक से लिया है, और उसमें से मैं आपको अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स को क्लियर अलग करके दिखा रहा हूँ। एक्चुअली में प्रोटीन हमें ऐसा दिखेगा, उसमें अगर बैकबोन को पकड़ के उसको रिबन की तरह प्रेजेंट करूं और साइड चेन को बॉल एंड स्टिक मॉडल से प्रेजेंट करूं तो ऐसा दिखेगा। अगर मैनुअली मैं इस साइड चेन्स को डिलीट कर दूं तो हमारे पास एक बैकबोन की स्ट्रक्चर आएगी, जो बेसिक स्केलेटल आएगा वो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स बड़ा क्लियरली डिफाइन हो रहे होंगे। और इन दोनों अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स के बिना जो हमारे पास चीजें बच गई उनको हम लूप्स एंड टर्न्स में डिफाइन करते हैं। लूप्स हैं और टर्न्स हैं, इसका भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो हम लूप्स एंड टर्न्स को जब हम डिटेल्स में सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम कवर करेंगे, सब्सिक्वेंट प्रेजेंटेशन में जब हम कवर करेंगे तब इसको हम प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। बट बेसिकली प्रोटीन के बेसिक्स को समझने के लिए हमें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स में डिफरेंसेस और क्या क्या चीजें हैं उसको हमें आइडिया होना चाहिए, उसका हमें एक विजुअल आइडिया होना चाहिए। सो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ पा रहे हो। हम अगर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स को, क्योंकि यहाँ पे आपने क्लियरली देख लिया है कि अल्फा हेलिक्स क्या है और बीटा शीट्स क्या है, बट अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स क्यों बनती हैं, उसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग्स होती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स इस फॉर्म में स्टेबल रहती हैं, उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। क्योंकि ये जो आप मुझे फॉलो कर रहे हो ये बैकबोन है जो इस तरह से रिबन की फॉर्म में दिखाई गई है, और जो बाकी जो बाहरी आर ग्रुप वगैरह बच गए हैं ये साइड चेन्स है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है। सो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स या फिर नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस जो होती हैं वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबल बना के रखती हैं, इनको पकड़ के रखती हैं ताकि अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में प्रोटीन में प्रेजेंट हो। इसी के कारण अल्फा हेलिक्स एक बार अगर प्रोटीन में बन जाती है तो बीटा शीट में कन्वर्ट नहीं होती है और लूप रीजन में कन्वर्ट नहीं होती है, अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में ही स्टेबल रहती है अनटिल एंड अनलेस उसको हम बहुत ज्यादा हीट ना प्रोवाइड कर दें, उसको बिल्कुल डीनेचुरेट ना कर दें। क्योंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी एक अपनी स्ट्रेंथ है, हीट करने से वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट सकते हैं। ऐसे में ज़्यादा हीट करने पे हमारा अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर है उसके डीनेचुरेट होने की, उसके ख़त्म होने के, उसके ख़राब होने के चांसेस हैं। बट मेरा यहाँ पे समझाने का बिल्कुल एक उद्देश्य ये है भी आप इस चीज को समझो कि जो अल्फा हेलिक्स फॉर्म है उसका जो मेन बॉन्डिंग पैटर्न है वो नॉन कोवालेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अदर बॉन्डिंग है, पर वहाँ पे कोवालेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम बीटा शीट्स की बात करें तो यहाँ इस डायग्राम में आपने क्लियरली देखा कि एक प्रोटीन में बीटा शीट कैसे होती है, उसकी बैकबोन कैसे बीटा शीट की फॉर्म में रेंज हो जाती है। तो इसको अगर समझने के लिए मैं यहाँ पे बीटा शीट्स को अलग करके दिखा रहा हूँ। बीटा शीट्स दो तरह से होती हैं, एक होती है एंटी पैरेलल बीटा शीट, एक होती है पैरेलल बीटा शीट्स। एंटी पैरेलल बीटा शीट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि कार्बन जो है यहाँ पे NH2 होगा और यहाँ पे COOH होगा, यहाँ पे NH2 होगा क्योंकि जब पेप्टाइड जुड़ के पॉलीपेप्टाइड बनेंगे तो एक तरफ पे NH2 टर्मिनल होगा, दूसरी तरफ पे COH टर्मिनल होगा। सो यहाँ पे COH होगा। सो NH2 और COH दोनों बीटा शीट में ऑपोजिट हैं। यहाँ पे NH2 यहाँ पे है, COH यहाँ पे है, इसमें NH2 इधर है, COH यहाँ पे है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसलिए ये एंटी पैरेलल हो गई है। और इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे NH2 टर्मिनल है, क्योंकि अगर हम पॉलीपेप्टाइड बनाएं पेप्टाइड को जोड़ के, एक तरफ NH2 फ्री रहेगा, दूसरी तरफ COH फ्री रहेगा, तो यहाँ पे COH हो गया, यहाँ पे NH2 हो गया, यहाँ पे COH हो गया। दोनों ही कंडीशन में आप देखोगे डायरेक्शन इस तरफ है,
जो कि हमें एरो में भी देखने को मिल रही है। इसीलिए ये पैरेलल बीटा शीट्स होती हैं। जो बीटा शीट्स दो तरह की होती हैं, एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल। अगर आप देखोगे कि ये जो लूप रीजन है या फिर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हमें प्रोटीन का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंटी पैरेलल में इसका साइज कम है, छोटा है, बट पैरेलल में इसका साइज बड़ा हो गया है। ये एक डिफरेंस है जो बहुत ही क्रिटिकल है, आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी ही चाहिए। उसके आगे जो ये बीटा शीट्स है ये कैसे स्टेबल होती हैं, इसको स्टेबल करने के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रोल में आता है। ये देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स या फिर नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस आपके सामने आ गई हैं, जो बीटा शीट्स को एक दूसरे के साथ पकड़ के रखता है ताकि बीटा शीट जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में स्टेबल रहे। सो ये दो मेजर पार्ट थे, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स। एक प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स बीटा शीट दोनों ही हो सकती हैं, बीटा शीट अकेला भी हो सकता है, अल्फा हेलिक्स अकेला भी हो सकता है। इस तरह से प्रोटीन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। आगे अगर हम लूप्स एंड टर्न्स की बात करें तो लूप्स एंड टर्न्स कनेक्ट अल्फा हेलिक्स एंड बीटा स्ट्रैंड। यहाँ पे देखोगे ये जो बीटा शीट्स हैं, ये एक बीटा शीट है, ये दूसरी बीटा शीट्स है, ये इन दोनों के बीच में इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है इसने, इस पार्ट को प्रोटीन ने। सिमिलरली यहाँ पे एक बीटा शीट्स है, यहाँ पे एक अल्फा हेलिक्स है, इसको यहाँ पे जो कनेक्ट किया हुआ है इसने, इस सिमिलरली एक यहाँ पे बीटा शीट से दूसरी बीटा शीट है, इस दोनों को कनेक्ट किया हुआ है इस पार्ट ने। इस तरह के पार्ट को हम लूप्स एंड टर्न्स बोलते हैं। टर्न्स आर शॉर्ट रीजन्स। यहाँ पे लूप्स एंड टर्न्स में एक डिफरेंस ये है कि जो टर्न्स होते हैं वो शॉर्ट रीजन्स होते हैं, जैसे कि 6-5 अमीनो एसिड को मिलके बन गए, लेकिन जो लूप्स होते हैं वो लार्जर रीजन्स होते हैं जिसमें 10, 15, 20 अमीनो एसिड या ज्यादा अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। ऐसे में इसका रोल क्या है? इसका एक इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये हेल्प करता है टर्निंग द डायरेक्शन ऑफ द बैकबोन, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लूप रीजन ना होता, ये बीटा शीट यहाँ से स्टार्ट होनी थी, इवेंचुअली ऐसे स्ट्रेट आगे को चली जानी थी, बट क्योंकि यहाँ पे एक बीटा शीट आ गया है, इसलिए ये प्रोटीन ऐसे करके इधर को, यहाँ पे लूप रीजन आ गया है, इसी करके ये प्रोटीन यहाँ से इधर को मूव कर गया है। हेल्प इन टर्निंग द डायरेक्शन ऑफ द बैकबोन की डायरेक्शन को चेंज करने में ये लूप्स एंड टर्न्स हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि ये एक बीटा शीट का पार्ट है, बीटा शीट के पार्ट से लूप रीजन जनरेट हुआ और यहाँ पे ऐसे जाके इसने प्रोटीन को इस तरह से टर्न कर दिया। अगर यहाँ पे लूप रीजन ना होता, ये रीजन यहाँ पे होता, तो इसको स्ट्रेट आगे मूव करना था। एक डायरेक्शन जो क्रिएट करते हैं उसमें जो लूप्स एंड टर्न्स का बहुत ही ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाली बात ये है कि प्रोटीन को कंपैक्ट करना, प्रोटीन को एक डायरेक्शन देनी, पेप्टाइड की बैकबोन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ना, वो सारा काम आपके लूप रीजन का रहता है। लूप रीजन और लूप्स एंड टर्न्स जो हैं वो भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आती हैं, बीटा शीट्स एंड अल्फा हेलिक्स से अलग। आगे एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो यहाँ पे लूप्स एंड टर्न्स में आपको देखने को मिलेगी, वो है बीटा टर्न्स। बीटा टर्न्स बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर में। ये भी आपको मिलेंगी जब एक बीटा शीट दूसरे बीटा शीट के साथ कनेक्ट हो रही होगी, तो उस जगह पे जो कनेक्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पे आपको लूप्स एंड टर्न्स बीटा टर्न्स की फॉर्म में लूप्स एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगी। इट इज ए वेरी टाइट बैंड। ये बहुत ही ज्यादा टाइट बैंड होता है, इसमें ग्लाइसिन एंड प्रोलीन अमीनो एसिड्स फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ग्लाइसिन एंड प्रोलीन ही क्यों इन्वॉल्व होते हैं, उसको समझने के लिए हमें ग्लाइसिन एंड प्रोलीन के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। क्योंकि ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो ग्लाइसिन में जो R ग्रुप है वो H है, इसीलिए ग्लाइसिन बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसमें कोई बल्क नहीं है, इसलिए टाइट बैंड है बीटा टर्न का, इसमें इजीली फिट हो सकता है। और प्रोलीन, क्योंकि प्लोरीन में जो NH2 ग्रुप है वो सर्कुलर फॉर्म में रहता है, इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इसीलिए टाइट बैंड है, इसमें ये भी बड़े आसानी से फिट हो जाता है। अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक और अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन की एग्जांपल दी है। अब ट्रिप्टोफैन में देखोगे R ग्रुप बहुत ही बल्कियर है, इतना ज्यादा बल्कियर ग्रुप बीटा टर्न में फिट होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ट्रिप्टोफैन एंड अदर अमीनो एसिड बीटा टर्न में नहीं देखने को मिलते ज्यादातर टाइम।
प्रोलीन एंड ग्लाइसिन आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रोलीन की स्ट्रक्चर यूनिक है और ग्लाइसिन जो है वो सिंपल है, उसमें आर ग्रुप हाइड्रोजन है, इसलिए वो ज्यादा साइज में बिगर नहीं है, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, क्योंकि अदरवाइज ये जो ग्रुप है ये हमें स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगी ड्यूरिंग द बीटा टर्न टाइट बैंड फॉर्मेशन। सो इसीलिए ग्लाइसिन एंड प्रोलीन जनरली बीटा टर्न्स में हमारे पास देखने को मिलती हैं। अगर हम बीटा टर्न की बात करें तो ये फॉर्म्ड व्हेन कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ अमीनो एसिड forms hydrogen bonding of the amide hydrogen of third amino acid down the chain। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक पॉलीपेप्टाइड बना दिया है। पॉलीपेप्टाइड में मैंने डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड को आपस में जोड़ दिया है। ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये सेकंड अमीनो एसिड है, ये थर्ड अमीनो एसिड है, ये फोर्थ अमीनो एसिड है। 4 अमीनो एसिड को मैंने आपस में जोड़ा। फर्स्ट अमीनो एसिड का जो सी डबल बॉन्ड ओ, बैकबोन में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आया, क्योंकि CONH तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड रहता है, उसमें जो ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आया, इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली जो फोर्थ वाले अमीनो एसिड के NH के साथ। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो गई। इसकी वजह से जो पेप्टाइड है ऐसे टर्न हो गया, यू शेप टर्न आ गया, तो इस चीज को हम बोलेंगे बीटा टर्न। कार्बोनेट ग्रुप इन्वॉल्व है फर्स्ट अमीनो एसिड का, एंड थर्ड अमीनो एसिड का अमाइड बॉन्ड वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। अमाइड बॉन्ड वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है NH, और यहाँ पे यहाँ पे H है। तो प्रमोट एंटी पैरेलल बीटा शीट फॉर्मेशन, आपको पता है एंटी पैरेलल बीटा शीट फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। इस तरह से जो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हमारे पास बनती है, एरो से हम डिफाइन करेंगे, उसको प्रमोट करने के लिए बीटा टर्न्स हमारे पास हेल्पफुल रहेंगी। तो ये किस तरह से बीटा टर्न्स हैं और जो लूप्स हैं या टर्न्स हैं जो हमारे प्रोटीन की बैकबोन को एक डायरेक्शन देते हैं ताकि वो प्रॉपरली फोल्ड हो पाए और हमारे पास एक प्रॉपर प्रोटीन की स्ट्रक्चर आ पाए। सो अगर हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने अभी तक देखा कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट्स हैं, उसके अलावा टर्न्स एंड लूप्स हैं। तो इवेंचुअली जब हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर आती है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी आगे फर्दर फोल्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं। इवेंचुअली हमारे पास एक टर्सरी स्ट्रक्चर सामने आती है जो कि हमारा एक फाइनल प्रोटीन है। बिल्कुल फाइनल प्रोटीन जो है वो हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाता है। सो इट डिफाइंस द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। It is based on the hydrogen bonding and other interaction among side chain। जैसे कि हमें पता है ये एक अल्फा हेलिक्स है, ये लूप रीजन्स हैं, ये एक और अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा शीट्स इसको बोल दो। तो इनके बीच में एडिशनल बॉन्डिंग्स हो गई हैं, जैसे यहाँ पे साल्ट ब्रीजिंग हो गई है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो गई हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो गई हैं, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो गई है, क्योंकि दो बेंजीन रिंग के पास पास में साइड चेन्स की, उनमें पाई पाई स्टैकिंग हो गई, तो उस वजह से यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो गई। तो इसी तरह की जो इंट्रैक्शंस हैं वो आगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब आती हैं तो प्रोटीन में फर्दर फोल्डिंग्स होती हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में फर्दर रिफाइनमेंट आती हैं और इवेंचुअली हमारे पास टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सामने आता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ओवरऑल प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, फाइनल प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, जिसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। पहले अमीनो एसिड जुड़ के पेप्टाइड बनेगा, बाद में पेप्टाइड में फोल्डिंग हो गई, बीटा शीट्स, अल्फा हेलिक्स एंड लूप रीजन्स बनेंगी। लूप रीजन्स, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स बनने के बाद उनमें फर्दर बॉन्डिंग्स होगी जो कि नॉन कोवलेंट होंगी जनरली। तो उसके बाद जो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आएगी जिसको हम बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो हमें फाइनली देखने को मिलेगी। ये एक टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है जिसमें जो अल्फा हेलिक्स भी आपको क्लियरली दिख रही हैं, बीटा शीट्स भी दिख रही हैं, लूप रीजन्स भी दिख रही हैं, और जो ये साइड चेन रेजिड्यूज हैं, जो साइड चेन रेजिड्यूज हमारे पास हैं, उनमें आगे इंटरेक्शंस भी देखने को मिल रही हैं। सो इवेंचुअली फाइनल स्ट्रक्चर अपने पास प्रोटीन की इस तरह से आती है। सो आगे जो है टर्सरी स्ट्रक्चर जो है
जो टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो तो इस तरह से बनती है, जब हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर आती है उसके बाद हमारे पास फाइनली जो आती है वो होती है क्वाaternary स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद एक और स्ट्रक्चर है जो कई प्रोटीन्स में पॉसिबल रहती है, जिनको हम क्वाaternary स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक पुराना प्रोटीन उठा के फिर से लगा लिया है, यहाँ पे आप देखोगे सिंगल प्रोटीन है, फाइनल स्ट्रक्चर है, इसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलेंगे। पर कई बार क्या होता है, कई बार जनरल में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स जुड़ के, एक प्रोटीन दो जुड़ा, दूसरा प्रोटीन जुड़ा, दोनों जुड़ के डाइमर बना लेते हैं। डाइमर बनाते टाइम दो प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं। उस दो प्रोटीन के जो जुड़ने की, जो एसोसिएट होने की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस ही होती हैं। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, उसमें फर्दर वंडरवाल इंटरेक्शंस होती हैं, पर कोवैलेंट इंटरेक्शन जनरली नहीं होती हैं। जब ये डाइमर बनता है तब हम उस प्रोटीन को क्वाaternary स्ट्रक्चर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये एक मोनोमर है प्रोटीन का जिसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये दूसरा है, दोनों आपस में जुड़ गए हैं, दोनों आपस में जुड़ने से डाइमर बन गया है। सो डाइमर फॉर्म में को क्वाaternary स्ट्रक्चर बोलेंगे। नॉट ओनली डाइमर, बस 3 प्रोटीन जुड़े, 4 प्रोटीन जुड़े, 5 जुड़े, टेट्रामर बने, पेंटामर बने, हेक्सामर बने, उस सारी चीजों को हम क्वाaternary स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो क्वाaternary स्ट्रक्चर तब ही पॉसिबल है जब दो मोनोमर प्रोटीन्स आपस में जुड़ते हैं। जब दो मोनोमर प्रोटीन आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने वाले प्रोटीन सेम होंगे, तो उसको हम बोलेंगे होमोडाइमर। फॉर एग्जांपल ये भी सेम प्रोटीन है, ये भी सेम प्रोटीन है, दोनों आपस में जुड़ गए हैं, तो इसको बोलेंगे हम होमोडाइमर। पर जनरली क्या होता है, एक प्रोटीन कोई अलग होता है, दूसरा प्रोटीन कोई अलग होता है, तो जब वो आपस में जुड़ते हैं तो जो हमारे पास डाइमर बन के आता है उसको हेट्रोडाइमर बोलते हैं। इसी तरह से हेट्रोट्राइमर, हेट्रोटेट्रामर, इस तरह से हम टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब एक सिंगल प्रोटीन वर्क करता है तो टर्सरी स्ट्रक्चर में वर्क करता है, बट कई बार क्या होता है दो प्रोटीन मिलके एक सिंगल असेंबली बनाते हैं, उस कंडीशन को हम क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। सो यहाँ तक हमने डिफाइन किया है प्रोटीन कैसे बनता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर में हायरार्कीज क्या होती हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स क्या होती हैं, उसमें लूप रीजन का क्या रोल रहता है। यहाँ तक हम इस प्रेजेंटेशन में कंप्लीट करते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में इसको आगे फर्दर एडवांस लेवल तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल ये था कि ये एक बेस